नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मुझे उसके दोस्तों से पता चला था कि उसे पीला रंग बहुत पसंद है और कई बार मैंने उसे पीले रंग की शर्ट पहने भी देखा था। यही सोचकर आज मैंने भी पीले रंग का लिबास पहना था, बालों को कमर पर पीछे खुला छोड़ दिया और चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। मुझे मालूम था कि जो मैं कर रही हूँ वह बस अंधेरे कुएं में कूदने जैसा है, लेकिन प्यार कभी भी सोच समझकर नहीं किया जाता। प्यार एक ऐसी बला है जो अगर किसी से चिपक जाए तो आसानी से अलग नहीं होती। मैंने एक गहरी सांस हवा के हवाले की थी। आज मैंने खुद को पूरी तरह से तैयार किया था और सोच लिया था कि आज मैं अनमोल के सामने प्यार का इजहार कर दूंगी। अगर मैंने देर की तो क्या पता वह शख्स मुझे अपनाए ही नहीं। यह सोचकर मैं थोड़ी भावुक हो गई थी, लेकिन एक नई उम्मीद के साथ मैंने यूनिवर्सिटी की तरफ कदम बढ़ाए थे। मुझे पता था कि सुबह के वक्त वह वहाँ पाया जाता है। कहने को वह बहुत बड़ा गुंडा था, हर कोई उससे डरता था। लड़कियां तो उसके पास से गुजरने से भी घबराती थी और कॉलेज के लड़के लड़कियां तो यहाँ तक टीचर तक उसके सामने सर झुकाए खड़े रहते थे। वह बहुत अजीब था। उसके चेहरे पर चट्टानों जैसी शक्ति रहती थी, हर वक्त गुस्से में रहता था, लेकिन पढ़ाई में सबसे आगे था। कहने को तो वह बहुत बड़ा गुंडा था, लेकिन मैं उसकी एक एक अदा की दीवानी हो चुकी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही एक लाइफ पार्टनर की कल्पना की थी जिससे पूरी दुनिया डरती हो और वह मुझसे प्यार करता हो, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि वह तो पहले ही किसी और का दीवाना रह चुका है, किसी और की मोहब्बत में सर से लेकर पैर तक डूबा हुआ था। जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी में आई, मेरी नज़र यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से की तरफ उठी और मैंने अपने कदम पीछे की ओर बढ़ा दिए थे। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे। मुझे पता था कि जो मैं करने जा रही हूँ वह खतरनाक है। हो सकता है कि उसे गुस्सा आ जाए और वह मुझ पर हाथ भी उठा दे, क्योंकि वह बहुत ही खतरनाक गुंडा है। लेकिन मैंने अपने कदम नहीं रोके थे। मैं सीधा पिछले हिस्से की तरफ चली आई थी। वह अपने दोस्तों के साथ बैठा सिगरेट पीने में बिजी था। उसकी शर्ट के बटन खुले हुए थे, उसका मजबूत सीना नज़र आ रहा था। आंखों में एक अजीब सी दहशत थी, लेकिन वह देखने में बहुत ही खूबसूरत था। अगर उसका हुलिया ठीक कर दिया जाए तो वह एक हैंडसम आदमी बन सकता था। मैंने एक गहरी सांस ली और डरते डरते उसे हेलो किया। उसने मुझे सवालिया नज़रों से देखा था। मेरी आंखें झुकी हुई थी। मेरे हाथ में एक रजिस्टर भी था और कंधे पर यूनिवर्सिटी का बैग मौजूद था। वह कुछ कहता या सुनता इससे पहले ही मैंने अपने रजिस्टर में छुपाए हुए उस गुलाब के फूल को बाहर निकाल लिया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसके साथी पीछे हट गए थे और हम दोनों को देखने लगे थे। मैंने उसकी तरफ गुलाब का फूल बढ़ाते हुए नम लहजे में बोली, अनमोल, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये सब चीज़ें शायद अजीब लगे, हो सकता है कि तुम्हें ये सब पसंद भी ना आए, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं कब तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई मुझे खुद नहीं पता। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे ही नाम पर जीना चाहती हूँ। मेरी मोहब्बत को कबूल करके मुझे धन्य कर दो। मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूँगी। मैंने पूरी रात बैठकर यह स्क्रिप्ट तो तैयार की थी। उसके सामने मैंने क्या क्या बोलना है और वही सब रटा रटाया सा मैंने उसके सामने बोल दिया था। हालांकि कुछ ज़रूरी शब्द दिमाग से निकल भी चुके थे, जिन्हें याद करने की मैंने बहुत मुमकिन कोशिश की, लेकिन शायद नहीं आए तो मैंने सर झटक दिया और दिल ही दिल भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वह मेरी मोहब्बत को स्वीकार करे, जबकि वह मुझे गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था। मैंने बस एक बार उसके चेहरे को देखा था और फिर अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी। मुझे पता था आज मेरी खैर नहीं। मैं उसके गुस्से के लिए फ़ोटो तैयार करने लगी। हम दोनों के बीच कुछ पल खामोशी रही और उस खामोशी को उसके एक साथी ने तोड़ा। भाई, कोई आ रहा है, क्या करना है बोलें। यह सुनकर वह अपनी जगह से अपनी शर्ट झाड़ते हुए खड़ा हो गया और मुझे देखते हुए सर्द लहजे में बोला, लड़कियां इस तरह मर्दों के सामने आकर इजहार मोहब्बत नहीं करती, और जो करती है वे अच्छे घरों की औरतें नहीं होती। यह कहकर वह वहाँ रुका नहीं, बल्कि अपने साथियों के साथ वहीं मुझे अकेला छोड़कर चला गया। मुझे लगा था कि वह मेरा गुलाब स्वीकार कर लेगा, मेरी खूबसूरती का दीवाना हो जाएगा, मुझसे प्यार करने लगेगा, और अगर ऐसा ना भी करे तो मुझे समझाएगा, मुझे प्यार करने से रोकेगा तो मैं उसे मना लूँगी, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर उसे राज़ी कर लूँगी। लेकिन उसने तो मुझे जलील कर दिया था। उसका कहना था कि प्यार करने वाली लड़कियां अच्छी नहीं होती, और यह कहाँ का इंसाफ था लड़कों के साथ मोहब्बत करने का। हम लड़कियों को कोई हक नहीं, हमारी कोई फीलिंग नहीं होती कि जिसे हम प्यार करते हैं उसे जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें।
मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। मैं गुस्से के आलम में अपनी जगह से खड़ी हुई थी और उस गुलाब को अपने बैग में डालते हुए गुस्से और तकलीफ में पड़ी थी। मेरी बेहोशी मेरे आंसुओं की सूरत में जाहिर हो रही थी। मेरी हिचकियां बंध गई थी। मैं अपने बाप की इकलौती औलाद थी। माँ का बहुत पहले ही देहांत हो गया था, इसलिए पापा ने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला था। मेरे पापा एक अमीर आदमी थे, उनके पास बहुत दौलत थी, इसीलिए मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई थी। बल्कि कहना गलत नहीं होगा कि आज तक मैंने कभी कोई चीज़ पसंद की हो और मुझे इनकार सुनने को मिला हो। लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ वह मुझे सैकड़ों मौत मार चुका था। काफ़ी देर तक मैं वहीं बैठकर रोती रही थी और फिर वहाँ से उठकर क्लास लेने चली गई थी। क्लास लेते वक्त भी मैं होश में नहीं थी। लगातार मेरी आंखों से आंसू जारी थे। एक पल के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई, लेकिन क्लासरूम में ऐसा कोई नहीं था जो मेरी तरफ देख रहा हो। मैंने अपना सर झटक दिया था और टीचर से परमिशन लेकर क्लासरूम से बाहर आ गई थी। मेरा इरादा कैफ़े जाकर चाय पीने का था ताकि सर का दर्द थोड़ा बेहतर हो जाए, लेकिन मेरा दिल हर चीज़ से उचट गया था। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे लगा था कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, अपने बाप की लाडली हूँ। इतना पैसा और दौलत है कि कभी कोई मुझे मना नहीं करेगा। लेकिन जिस अंदाज में आज अनमोल ने मेरी तौहीन की थी वह मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचा रही थी। रोते रोते मैं घर आ गई थी। सारे रास्ते रोती रही थी। इस वाक़े के बाद मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। पापा बहुत परेशान हो गए थे। कई बार मुझसे पूछ चुके थे कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतनी बीमार हो गई हो, लेकिन मेरे पास कहने को कुछ था ही नहीं। मैं चुप रहने लग गई थी। वक्त का काम है गुजर जाना, और वह अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर रहा था। आज मुझे यूनिवर्सिटी ना जाते हुए पूरा एक हफ़्ता हो गया था और इस एक हफ़्ते में मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, जिसका अंदाज़ा मुझे बखूबी था। मगर तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी। लेकिन आज मैंने हिम्मत की थी और यूनिवर्सिटी की तरफ निकल पड़ी थी। सफ़ेद और गुलाबी ड्रेस पहनकर अपने बालों को पौनी की शक्ल में बांध लिया था और यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई थी। आंखें अभी भी लाल हो रही थी। मेरा चेहरा मुरझाया हुआ था। हर पल मेरी आंखों के सामने अनमोल का चेहरा ही घूम रहा था और उसके साथ हुई बातें मेरा दिल बेचैन कर रहा था। क्या मैं अच्छी लड़की नहीं थी, या फिर मैं अच्छे ख़ानदान से नहीं थी? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे, जिसका जवाब मेरे पास मौजूद नहीं था। मैं बस अनमोल से एक ही सवाल पूछना चाहती थी, क्या प्यार करना गुनाह है और क्या अच्छी घरानों की लड़कियों को प्यार नहीं होता? लेकिन मैंने अपने लफ्ज़ सील लिए थे, मगर मुझे मालूम ही नहीं था कि आज मुझ पर क्या क़यामत टूटने वाली है। जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे ख्वाबों और ख्यालों में भी नहीं था कि मैं आज अपनी आंखों से यह मंजर देखूंगी। मुझे यह मंजर देखने से पहले मौत क्यों नहीं आ गई? मेरा दिमाग उल्टी सीधी सोचें बुनने में था। मेरे बिल्कुल सामने अनमोल एक लड़की को अपनी बाहों में लिए बेइंतहा करीब था और बहुत सारी यूनिवर्सिटी के ही अनमोल के दोस्त थे उसके इर्द गिर्द घेरा जमाए उसे एक अनजान लड़की को किस करने के लिए बोल रहे थे। मेरी आंखों में नफ़रत के आसार साफ दिखाई देने लगे थे। मुझे अनमोल से मोहब्बत ही इसलिए हुई थी कि वह औरतों की इज्जत करता था, किसी से भी बदतमीज़ी से पेश नहीं आता था। बेशक मर्दों की वह हालत ख़राब कर देता था, लेकिन औरतों के साथ कभी बदसलूकी नहीं करता था। लेकिन आज जो मंजर मैं अपनी आंखों से देख रही थी, वह देखकर मुझे अपनी मोहब्बत से नफ़रत महसूस हो रही थी। मैं अभी पलटकर क्लासरूम की तरफ बढ़ती उससे पहले पूरा मंजर बदल चुका था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सामने यह क्या हुआ है। अनमोल ने उस लड़की को धक्का दिया था और वह दूर जाकर गिरी थी। वह सबको देखते हुए गुस्से से दहाड़ा, अगर तुम लोग गंदगी छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो तो सबके नंबर अच्छे आएंगे, और तुम लड़की अपनी औकात में रहो। जो अपने आप को गैर मर्द के हवाले करती हो उसकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती है, और मेरे करीब आने की तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यानी वह लड़की खुद ही अनमोल के करीब गई थी। भाई, इसमें गलती उस लड़की की भी नहीं थी। अनमोल भले ही यूनिवर्सिटी का गुंडा था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि उस पर ना जाने कितनी लड़कियां मरती थी, बस उसके गुस्से की वजह से उसके करीब नहीं जाती थी। लेकिन कुछ लड़कियां यह हिम्मत करती थी तो वह उसे धुतकार कर रख देता था, जैसे उस दिन मुझे। और आज इस लड़की को मुझे मालूम हो चुका था कि उसे लड़कियों से एलर्जी है। वह किसी लड़की को अपने करीब आने नहीं देता। यह बोलकर वह लंबी लंबी डींगें भरता हुआ क्लासरूम की तरफ चला गया था, जबकि मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। मुझे आज अपनी मोहब्बत पर गर्व और खुशी महसूस हो रही थी। मैंने अपने इरादे और मजबूत कर लिए थे। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी भी तरह अनमोल का दिल जीतकर ही दम लूँगी। मेरा दिमाग अब नए नए ताने बाने बुनने लगा था और भगवान का दिया
मेरे पास सब कुछ था। उसके चेलों को खरीदना मेरे लिए बहुत आसान काम था और मुझे उनसे ही अनमोल की ज़िंदगी के बारे में जानना था ताकि सुकून से मैं उसे हासिल कर सकूं। मैंने सबसे पहले अपनी क्लास ली थी, उसके बाद कैफ़े में बैठकर चाय पी थी और अब मेरा इरादा अनमोल के चेलों के पास जाने का था। अनमोल उस वाक़ये के बाद आज जल्द ही यूनिवर्सिटी से चला गया था, इसीलिए अब आराम से मैं उसके चेलों से मुलाकात कर सकती थी। मैं जैसे ही कैफ़े के पिछले हिस्से की तरफ आई, मेरे सोच के बिल्कुल ठीक मुताबिक उसके 4 चमचे बैठे हुए थे और सिगरेट पी रहे थे। मैंने गला खरखराकर उन्हें अपनी तरफ ध्यान दिलवाया। वो चारों अचानक ही अपनी जगह से खड़े हो गए थे। मुझे देखकर उन्होंने इशारों इशारों में एक दूसरे से कुछ कहा था। जैसे ही मैं उनके करीब गई, वह बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ मेरे सामने नज़र झुकाकर खड़े हो गए थे और फ़ौरन ही अपनी सिगरेट बुझाते हुए बोले, आप यहाँ क्यों आई हैं? भाई घर जा चुके हैं, बाद में आना। जबकि मैं सीने पर हाथ बांधे हुए बोली, आज मैं आपके भाई के पास नहीं आई बल्कि आप चारों से ही मुलाकात करने के लिए आई हूँ। उन चारों के चेहरे पर हैरत उभरी थी और उसमें से एक बोला, किस लिए, क्या काम है? भाई को पता चला तो वह हमारी जान ले लेंगे। आप अभी जाओ यहाँ से। आखिर आपको हमसे ऐसी कौन सी ज़रूरी बात करनी है? उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए खामोश हुई थी। ना जाने क्यों मुझे इन लोगों से यह बात कहते हुए अजीब सी शर्म महसूस हो रही थी, क्योंकि जिस अंदाज में अनमोल ने मुझे जलील किया था उसके बाद मुझ में हिम्मत नहीं थी, मगर मुझे अपनी मोहब्बत किसी भी सूरत में हासिल करनी थी। मैंने गहरी सांस ली और उनके चमचों की तरफ देखते हुए बोली, देखो यह तो तुम्हें मालूम ही हो गया है कि मुझे अनमोल से इश्क हो चुका है और मैं अपने कदम पीछे नहीं करने वाली, चाहे जो कुछ भी हो जाए। समझ रहे हो ना तुम लोग? जबकि वह लोग एकदम से छटपटा गए थे, कहने लगे, जी जी हमें पता है आप अनमोल भाई से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वह आपसे मोहब्बत नहीं करते। आप उन पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। उनका दिल पत्थर का है, उसमें कोई धड़कन नहीं बसती। प्लीज़ आप उनके रास्ते से हट जाएं। मैंने गुस्से से उन्हें कहा, मुझे तुम्हारी राय की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे आपके भाई के बारे में कुछ मालूमात हासिल करनी है। अगर आप लोग मुझे उनके बारे में कुछ बातें बता देंगे तो मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूँगी और मैं कुछ भी मुफ्त में नहीं पूछूंगी। इसके बदले मैं आपको पैसे दूंगी। जबकि वह चारों एकदम ही नाराज़ हो गए थे और मुझे देखते हुए कहने लगे, हम बिकाऊ नहीं है, हमारे लिए हमारा भाई बहुत अहमियत रखता है और आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकती हैं, हम बताने के लिए तैयार हैं। मैं एक पल के लिए हैरान हुई कि वह चारों इतनी आसानी से मुझे सब बताने के लिए कैसे राज़ी हो गए, मगर मैंने ज़्यादा दिमाग पर जोर डालना ज़रूरी नहीं समझा था और अपने कुछ सवाल उनसे पूछने लगी थी। अनमोल को किस तरह की लड़कियां पसंद है, वह क्या खाना पसंद करता है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और उसको लड़कियों से एलर्जी क्यों है। और मेरे पूछने पर उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए थे, लेकिन मेरे आखिरी सवाल को वह लोग गोलमोल कर गए थे और यही चीज़ मुझे अजीब महसूस हुई थी। मैं एक बार फिर बोली, बताओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी, जो भी बात है मुझे बताओ तो सही। कुछ देर के लिए वह चारों खामोश हुए थे और एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोले, लेकिन अगर आपकी भाई से सेटिंग हो जाती है तो भाई को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने आपसे कुछ कहा है। मैं फ़ौरन वादा करते हुए बोली, यकीन मानो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैं उनको इस बात की भनक भी नहीं लगने दूंगी कि मैंने कभी तुम लोगों से मुलाकात भी की थी। प्लीज़ मुझे बताओ तो सही, आखिर वजह क्या है। और फिर जो बातें उन लोगों ने बताई वह सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई हो। मेरे होश उड़ने के दर पर आ गए थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी मोहब्बत पहले ही किसी और से मोहब्बत कर चुकी है। उन लोगों का कहना था कि अनमोल किसी लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसके इश्क में पागल हो चुका था, मगर उस लड़की ने आखिरी मौके पर उसको धोखा दे दिया था। वह उसके साथ खेल रही थी, वह किसी और से मोहब्बत करती थी। अनमोल का पैसा खाने के लिए वह उसके साथ थी, जबकि अनमोल उस लड़की से सच्चे दिल से मोहब्बत करता था, उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता था। और जब उस लड़की ने अनमोल को धोखा दिया तो अनमोल एकदम दीवाना सा हो गया था। न जाने कितने दिनों तक वह अस्पताल में भर्ती रहा था। उसे ज़िंदगी से नफरत हो गई थी, वह मरना चाहता था, लेकिन उसके दोस्तों ने ही उसे समझाया कि वह लड़की बेवफा थी और बेवफा के खातिर अपने आप को तकलीफ़ मत पहुंचाओ। जब से ही अनमोल को औरतों से सख्त नफरत है और वह किसी को भी अपने करीब आने नहीं देते। और उस लड़की से धोखा मिलने के बाद ही अनमोल के अंदर इतना गुस्सा, नफरत भर गई कि वह पत्थर दिल बन चुका था। हर किसी से गुस्से से बात करता और हर किसी को अपने गुस्से का निशाना बनाकर उसकी पिटाई कर देता।
धीरे धीरे अनमोल पूरे कॉलेज में गुंडा मशहूर हो चुका था। कुछ पल के लिए मैं बिल्कुल सुन्न होकर खड़ी हो गई थी। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। यह ख्याल ही मेरी रूह को खींचने के लिए काफ़ी था कि मैं जिस शख्स से मोहब्बत करती हूँ वो पहले ही किसी का दीवाना है। काफ़ी देर तक मैं उन लोगों की बातें सुनती रही थी। वह लोग मुझे अनमोल की अच्छाई और बुराई दोनों से आगाह कर रहे थे। कई बार तो मैं चौंक भी गई थी कि यह लोग मुझे अनमोल के बारे में इतनी आसानी से क्यों बातें बता रहे हैं। लेकिन मैंने कुछ भी कहना सही नहीं समझा था। मेरी उन लोगों से लगभग आधे घंटे की मुलाकात हुई थी और फिर मैं सीधा अपने घर आ गई थी। घर आने के बाद नौकरों ने खाना लगाने के बारे में पूछा था, मगर मैं बिना कुछ भी बोले अपने कमरे में आकर दरवाजे से लगकर बैठ गई थी। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मेरी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में खून ही नहीं। काफ़ी देर रोने के बाद मेरा दिल कुछ हल्का हुआ तो मैं कमरे से बाहर आई थी, लेकिन सामने का मंजर देखकर एक पल के लिए मैं हैरान हो गई थी। मेरे पापा कुछ लोगों के साथ बैठे बातें कर रहे थे और उन लोगों की बात का टॉपिक सिर्फ मेरी जात थी। मैं भी उनके करीब चली गई और पापा के पास ही खड़ी हो गई थी, जबकि पापा एकदम ही अपनी जगह से खड़े हुए थे और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मेरा परिचय सामने बैठे आदमी से कराने लगे थे। एक पल के लिए मैं हैरान हुई थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे कहानी समझ आने लगी थी। मैं उठकर अपने कमरे में आना चाहती थी क्योंकि मेरे पापा मेरा रिश्ता किसी से कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे आने नहीं दिया, बल्कि मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बराबर में ही बिठा लिया। वह लोग काफ़ी देर तक हमारे घर बैठे रहे थे और मैं गुस्से से अंदर ही अंदर खौलती रही। वो बेहतरीन मुलाकात के बाद हमारे घर से चले गए थे। उन लोगों के जाते ही मैं गुस्से से भड़क उठी थी। पापा, यह क्या तरीका है? अगर आपने किसी को मेरे रिश्ते के लिए बुलाया था तो कम से कम आप मुझसे उसका जिक्र तो करते। यह क्या तरीका होता है कि कोई भी मुंह उठाकर हमारे घर आ जाए और मेरे रिश्ते की बात करेगा? मैं इस रिश्ते के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं हूँ। मैं अपनी शादी अपनी पसंद से करूँगी। मेरे यह कहते ही उनका हाथ उठा था और मेरे नाजुक गाल पर अपनी उंगलियों की छाप छोड़ गया था। वह मुझे देखते हुए गुस्से से गरजे थे। पिंकी, तुम्हारी पसंद का मुझे पता हो चुका है। जो तुमने हरकत की है वह मैं देख चुका हूँ। जबकि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे पापा ने आज तक मुझे कभी फूल से नहीं मारा था और आज वह मेरे मुंह पर हाथ उठा चुके थे। वह मुझे देखते हुए बोले, तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद है जो तुम उस गुंडे से इश्क लड़ाती फिर रही हो। मुझे मालूम है तुम क्या समझती हो कि मैंने तुम्हें आज़ाद छोड़ा हुआ है। तुम जब घर से निकलती हो तो 10 निगाहें तुम्हारी जासूसी कर रही होती है और उन्होंने ही मुझ तक एक वीडियो पहुंचाई है। यह कहते ही उन्होंने मेरे सामने एक वीडियो प्ले की थी जिसे देखकर मुझे अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हो रहे थे। उस वीडियो में मैं अनमोल के सामने हाथों में फूल लिए उसे इजहार मोहब्बत कर रही थी। मुझे पापा से डर महसूस होने लगा था। फिर भी मैंने हिम्मत करके कहा, पापा, वह बहुत अच्छा लड़का है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अगर वह मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊँगी। वह सिर्फ नाम का गुंडा है, लेकिन वह दिल का बहुत अच्छा है। वह लोगों की मदद करता है। पापा कहने लगे, लेकिन है तो एक गुंडा ही ना। और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं उस गुंडे से तुम्हारी शादी करूँगा जिसे पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा गुंडागर्दी करना पसंद है? वह मुझे देखते हुए बोले, अब तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी और न ही घर से बाहर कदम निकालोगी। तुमने मेरी इज्जत की अर्थी निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और मुझे तुम पर अब बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तुम कुछ भी कर सकती हो। जबकि मैं पापा को यकीन दिलाना चाहती थी, उन्हें अपनी मोहब्बत के बारे में बताना चाहती थी कि मैं अनमोल को कितनी चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी फरियाद नहीं सुनी और मुझे घर में छोड़कर चले गए। उन्होंने गार्ड और नौकरों पर सख्ती कर दी थी कि मैं किसी भी सूरत घर से बाहर ना निकल सकूं। मेरी जान पर बनाई थी और मैं किसी भी तरह अनमोल से संपर्क करना चाहती थी। उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहती थी। उसके जख्मी दिल पर अपनी मोहब्बत का मरहम रखना चाहती थी। उससे एक बार बात करना चाहती थी ताकि उसे बता सकूं कि मेरे पापा मेरे साथ क्या करने वाले हैं। लेकिन अचानक ही मुझे मेरी हकीकत याद आ गई और मैं कड़वाहट से मुस्कुरा दी थी। उसने तो साफ कह दिया था कि मैं उसकी नज़र में एक अच्छी लड़की नहीं हूँ, तो फिर उससे संपर्क करने का क्या मतलब था? मैंने अपना सिर झटक लिया था और चुपचाप एक तरफ बैठकर आंसू बहाने लगी थी। दिन अपनी रफ्तार से गुजर गया, लेकिन रात बिताना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। पापा ने मुझसे मेरा मोबाइल भी छीन लिया था। उन्हें खबर कैसे हुई मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं रोते रोते गहरी नींद में चली गई थी। लगभग रात के दूसरे पहर मुझे अपने आसपास वो शोर महसूस हो रहा था और धीरे धीरे जब मेरा दिमाग जागा तो वह शोर किसी और चीज़ का नहीं बल्कि गोलियों का था। मेरी आंख झट से खुल गई थी। मैं कमरे से बाहर आई तो मेरे पापा खौफ के मारे मेरे कमरे के पास ही खड़े थे। मैं फ़ौरन बोली, पापा, ये सब क्या हो रहा है? क्योंकि गोलियों की आवाज़
हमारे गार्डन से आ रही थी। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाते हुए कहा, पिंकी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे पास। जबकि उनकी हालत खुद ख़राब हो रही थी। अचानक हमारा मुख्य दरवाज़ा तोड़ दिया गया था और अंदर आने वाला शख्स को देखकर एक पल के लिए मेरी बाहें खिल उठी थी। सामने अनमोल अपने हाथ में बंदूक थामे खड़ा था और उसके साथ कई लोग भी बंदूक पकड़े हुए थे। मैं तो हैरान रह गई थी। मेरे लिए यह मंजर काफ़ी डरावना था। वह सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर आया और मुझे पापा की बाजू से छीनकर अपने साथ लगाया। पापा की तरफ देखते हुए बोला, खन्ना साहब, ये अब आपकी नहीं है, ये मेरी है और अभी आपके सामने ही मैं इसे अपने नाम करूँगा। जो आप कर रहे हैं ना, सब खबरें मुझ तक पहुंच रही हैं और इसका भी जल्द ही बंदोबस्त करूंगा। यह कहते हुए उसने मेरा बाजू थामा और मुझे साथ लेकर नीचे की तरफ बढ़ गया। जबकि मैं तो पहले ही राजी थी। खुद ही भागते हुए अंदाज में उसके पीछे चलने लगी थी। बल्कि सच बताऊं तो मुझे अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी कि वह मुझे अपनाने के लिए आ गया था। लेकिन पापा को दिखाने के लिए मैंने अपने चेहरे पर डर बनाए रखा था। उसने नीचे जाते ही मुझे लॉज के सोफे पर धकेल दिया था। मेरे पापा भी फौरन नीचे आए और अनमोल के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, छोड़ दो मेरी बेटी को, इसका कोई कसूर नहीं है। क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? ये मेरा और उन लोगों का मामला है। तुम क्यों बीच में आ रहे हो? जबकि मेरे माथे पर सिकन आ गई थी। ये दोनों क्या बातें कर रहे थे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ पल गुजरे होंगे कि अनमोल का एक आदमी अपने साथ पंडित जी को लाकर हमारे सोफे पर बैठा चुका था। पंडित जी को देखकर मेरे दिल में बिजली सी कौंधी थी। क्या वो मुझसे शादी करने वाला था? मेरा दिल तो बेतहाशा धड़कने लगा था। वह पंडित जी से बोला, इस लड़की से मुझे अभी के अभी शादी करनी है। जल्दी से जल्दी आप तैयारी करें। पंडित जी हम सब पर एक नज़र डालकर डरे सहमे लहजे में बोले, ज़बरदस्ती की शादी करना सही नहीं है। यह कहते ही उन्होंने मेरी ओर देखा था और अचानक ही अनमोल मेरे बराबर में बैठ गया और मुझे अपने साथ लगाते हुए बोला, हाँ जी पिंकी, आप इस शादी के लिए तैयार हैं या फिर मैं अपने लोगों को लेकर चला जाऊं ताकि आपके पापा अपने पसंद किए हुए लड़के से आपकी शादी करवा सके? जबकि मैं जल्दी में बोल पड़ी थी, नहीं पंडित जी, मैं राजी हूँ, बल्कि मैं तो खुशी खुशी राजी हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा था। जबकि मेरे पापा मुझे गुस्से भरी नज़रों से देख रहे थे। न जाने क्यों मुझे कुछ गलत होता हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन मैंने अनमोल के साथ शादी कर ली। मैं अपनी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती थी। लेकिन शादी होते ही वह खड़ा हो गया और साथ में मुझे भी खड़ा कर चुका था। मैं समझी थी वह शादी करके चला जाएगा, लेकिन वह मेरा हाथ थामकर मुझे अपने साथ ही ले जाने लगा था। पापा चीखकर बोले थे, मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा और न ही अब कोई गलत काम करूँगा। जबकि मैंने बेखुदी में मुड़कर अपने पापा की ओर देखा था कि वह क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अनमोल ने सिर नहीं में हिलाया था और मुझे अपने साथ ही गाड़ी में बिठाकर अपने घर की ओर ले जाने लगा था। गाड़ी में बैठते ही मैं अनमोल की तरफ मुड़ी थी और उसे गले लगाते हुए खुशी से चहकते हुए बोली, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि आप मुझे मिल चुके हैं। ये कैसे हो गया? आपने कहा था कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, तो फिर? जबकि अचानक ही उसके चेहरे पर चट्टानों जैसी शक्ति आ गई थी। उसने मुझे खुद से दूर धक्का दिया और वह मुझे देखते हुए बोला, मुझे ज़्यादा बकबक सुनना पसंद नहीं है और नहीं ज़्यादा बोलना, इसलिए चुप रहो और ज़बरदस्ती मुझसे चिपकने की कोशिश मत करो, दूर होकर बैठो। मेरा उसकी डांट पर दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उसकी दहाड़ से मेरा रोम रोम कांप उठा था। मैंने नाराज़गी से मुंह फेर लिया था। हम थोड़ी ही देरी के बाद उसके घर पहुंच गए थे। उसका बंगला बहुत खूबसूरत था। वह मेरा हाथ थामकर अंदर दाखिल हुआ था। शायद वह वहाँ अकेला रहता था, क्योंकि सिवाय नौकरों के और कोई नहीं था। उसके नौकरों ने ही मेरा स्वागत किया था। जबकि वह कड़े लहजे में सबकी ओर देखते हुए बोला, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये कुछ समय की मेहमान है, कुछ दिन बाद चली जाएगी। वह यह बोलकर अपने कमरे की तरफ चला गया था। जबकि मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। ये क्या हुआ था? वह मुझे अपनी पत्नी बनाकर लाया था, तो फिर मैं कुछ समय के बाद यहाँ से कैसे चली जाती? मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आया था। वो होता कौन है मुझसे यह बात करने वाला? मुझे हाथ लगाकर तो दिखाए, उसके हाथ तोड़ दूंगी। अब मैं उसकी पत्नी बन चुकी थी और मैं उस पर पूरा हक रखती थी। मुझे इस घर से कोई भी निकाल नहीं सकता था। मेरी नज़र बेखुदी में उन चारों लड़कों पर गई थी जिनसे मैंने अनमोल के बारे में कुछ मालूमात हासिल की थी। मैं फ़ौरन ही उनकी ओर मुड़ी और उनसे पूछने लगी, ये सब क्या माजरा है? अनमोल हमारे घर क्यों आया था और पापा से वह क्या कह रहा था और अभी ये क्या बोलकर गया है? और फिर जो बातें उन्होंने मुझे बताई, एक पल के लिए मेरा दिल अनमोल से ख़राब हो गया था। लेकिन जब मैंने इसको तरीके से सोचा तो मुझे अनमोल अपने दिल के और भी करीब महसूस हुआ।
मेरे पापा गलत काम कर रहे थे और जिससे मेरी शादी करवाई जा रही थी वह भी एक बिजनेस डील थी, जिसकी बदौलत हमारे संबंध उन लोगों से मजबूत हो जाते। मेरे पापा मेरी शादी जिस आदमी से करवा रहे थे वह अनमोल के एक दोस्त का बड़ा भाई था, जिसकी उम्र 40 साल थी और उसकी पहले 2 पत्नियां उसे छोड़कर चली गई थी। पापा अपने बिजनेस में फ़ायदा कराने के लिए मुझे बलि का बकरा बना रहे थे, मगर अनमोल को इन सब चीज़ों की भनक पड़ गई थी। देखने में वह एक गुंडे जैसा था, लेकिन वह देश के कई ऐसे गलत लोगों को बेनकाब कर रहा था जो शरीफ बने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे। और उसने मुझे भी सिर्फ इसलिए अपने पास रखा था ताकि मैं किसी भी डील का हिस्सा ना बन सकूं। अनमोल के दोस्त विशाल की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी। उसने भले ही इंसानियत के नाते मुझे बचाया था, लेकिन मुझे पत्नी बनाने के पीछे कहीं ना कहीं यह भी था कि वह ज़रूर मुझसे मोहब्बत करने लगा था, वरना मुझे बचाने के उसके पास और भी तरीके हो सकते थे। यह सोचकर ही मेरे दिल में खुशी के लड्डू फूटने लगे थे। मैं फ़ौरन ही उसके कमरे की ओर बढ़ी थी जहाँ वह उल्टा लेटा सो रहा था। मैं कुछ सोचकर उसके करीब गई थी। उसने अभी तक जूते पहने हुए थे। मैंने चुपचाप उसके जूते उतार दिए थे। वह आधा बेड पर था और आधा ज़मीन पर लटक रहा था। मैंने उसकी जुराबें भी उतार दी और उसके पैर ऊपर करना चाहती थी, लेकिन वह फ़ौरन ही करवट बदल गया था, जिसका साफ मतलब था कि वह जाग रहा है। मैं कुछ सोचकर उसके सिर के करीब बैठ गई थी। वह मुझे काफ़ी थका हुआ लग रहा था, इसलिए मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसके बालों में फिराना शुरू कर दिया। पहले तो वह कसम में पड़कर मुझे झटक देना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे उसे मेरी उंगलियों से आराम मिलने लगा वह जल्द ही नींद की वादियों में खो गया। वह सोते हुए किसी मासूम बच्चे जैसा लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि आंखें जैसे ही खुलेंगी तो सब कुछ चीर फाड़ कर रख देंगी। मैंने सोच लिया था कि मैं इस शख्स के दिल में अपनी जगह बनाकर ही दम लूँगी, और इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी थी। अगली सुबह जब मैं जागी तो सबसे पहले मैंने उसके कपड़े तैयार किए, उसके जूते पॉलिश किए और उसका और अपना यूनिवर्सिटी बैग तैयार किया। फिर उसके लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई। काफ़ी मेहनत के बाद मैंने एक बेहतरीन नाश्ते का इंतज़ाम कर लिया और नौकरों की मदद से मेज़ भी सजा दी। मैं काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करती रही। थोड़ी देर बाद वह नहा धोकर तैयार होकर नीचे आया तो मैं उसके इंतज़ार में ही बैठी थी। उसने सिर्फ एक नज़र मुझ पर डाली और घर से चला गया। मैं भागकर दरवाजे तक आई, लेकिन उसने मुड़कर मुझे देखना भी गवारा नहीं किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। नौकरानी मेरे पास आते हुए बोली, मालकिन नाश्ता कर लें, साहब सुबह नाश्ता नहीं करते। मैं रोते हुए अपने कमरे में आ गई, लेकिन कुछ पल बाद ही एक नौकर मेरे पास आया और अनमोल का संदेश देते हुए बोला कि वह नीचे मुझे बुला रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई कि वह इतनी जल्दी कैसे वापस आ सकता है। मैं नीचे आई तो वह नाश्ते की मेज़ पर बैठा हुआ था, यानी उसे मेरा रोना बर्दाश्त नहीं हुआ था, इसलिए वह वापस लौट आया था। मैं कैसे भूल गई थी कि यह अनमोल का घर था और यहाँ पर कैमरे होना तो ज़रूरी था, और ख़ासकर उसके कमरे में। वह फ़ौरन ही मुझे देखते हुए जल्दी से बोला, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी आकर खाना खा लो। मैं जल्दी से उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई थी और बहुत ही खुशी खुशी उसकी प्लेट में नाश्ता सर्व करने लगी थी और अपनी प्लेट में डालकर खुद भी खाने लगी। मुझे सच में बहुत खुशी हुई थी कि उसने मेरी बात मानी थी और मेरे साथ नाश्ता कर रहा था। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। मैं धीरे धीरे करके उसके दिल में अपने लिए जगह बनाने लगी और वह हमेशा मुझे झटक देता था। रात को भी मेरे करीब नहीं आता था। मैं बेड पर सोती तो वह सोफे पर जाकर सो जाता। मैं सोफे पर उसके करीब आती तो वह बेड पर जाकर सो जाता। मैं उसे अपने प्यार का एहसास दिलाती तो वह मुझे झटक कर कहता कि तुम सब लड़कियां एक जैसी होती हो, मक्कार, झूठे, धोखेबाज, फरेबी। उसकी आंखों में उसकी पुरानी मोहब्बत के जख्म उभरने लगते थे और उसकी आंखें लाल होने लगती। मैं कहती, अनमोल, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। वह लड़की तुम्हारे लायक थी ही नहीं, इसलिए भगवान ने उसे तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल दिया। उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगी कि तुम अपने सारे पुराने गम भूल जाओगे। आगे से वह कुछ भी नहीं कहता और बाहर चला जाता। मैं बस उसका मुंह देखती रह जाती, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैं हर वक्त उसे मनाने की कोशिश में लगी रहती थी, लेकिन कहते हैं ना, जब आपके जज्बात सच्चे हो तो कोई भी शख्स आपको जुदा नहीं कर सकता। और ऐसा ही हुआ। मेरे सच्चे जज्बात ने उसके सीने में मौजूद पत्थर को पिघला दिया। अब वह भी मुझ में दिलचस्पी लेने लगा था। मेरा रोना, मेरा दुखी होना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था।
और कहते हैं ना, अग्नि के समक्ष लिए गए 7 फेरों में बहुत ताकत होती है। कुछ ही महीनों बाद मैंने अपने पति की मोहब्बत हासिल कर ली थी। उस दिन अनमोल का बर्थडे था और मैंने सरप्राइज़ रखा था। जैसे ही वह रात को घर आया था, मैंने और उसके दोस्तों ने मिलकर उसको एक सरप्राइज़ पार्टी दी थी। लेकिन अनमोल गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने केक उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया था। उसकी हरकत पर मेरा दिल टूट गया था। मैंने कितने प्यार से उसके लिए यह सब कुछ अरेंज किया था। मैं रोते हुए कमरे में भाग गई थी। पूरी रात रोती रही। अनमोल भी कमरे में नहीं आया था। सुबह भी मैं कमरे से नहीं निकली। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई थी और मैं कमरे से बाहर नहीं निकली थी। थक हार कर अनमोल ही कमरे में आया था। उसके हाथों में खाने की प्लेट थी। उसे देखते ही मैंने अपना मुंह फेर लिया था। वह मेरे करीब बैठ गया, मुझे उठाकर बिठाया। उसकी नज़रें झुकी हुई थी, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कहने लगा, पिंकी, मुझे माफ़ कर दो। जब से मैना ने मुझे धोखा दिया था, मैं किसी भी लड़की पर भरोसा करना नहीं चाहता था और इसलिए मैं भी खुद को करीब आने देना नहीं चाहता था। लेकिन धीरे धीरे कब तुम मेरे दिल में बस गई, मुझे पता ही नहीं चला। तुम रोती हो तो मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। प्लीज़ मत रोया करो। यह कहते कहते उसने मेरी आंखों से आंसू साफ कर दिए थे। उसके इतने से प्यार पर ही मैं पलट गई थी और रोते हुए उसके सीने से जा लगी। उस अचानक हमले के लिए वह तैयार नहीं था। वह एकदम से मेरी इतनी करीबी संगत पर हड़बड़ा गया था। लेकिन फिर अगले ही पल उसने मुझे अपनी आगोश में समा लिया, मेरे माथे को चूमकर अपने प्यार की पहली मोहर लगाई थी और फिर हमारी मोहब्बत का मिलन हुआ था। अनमोल की मजबूत बाहों में समाकर मैं दुनिया जहाँ के गम भूल गई थी और उसने भी मेरे ऊपर इतनी चाहतें लुटा दी थी कि अब उसके सिवा मुझे किसी की चाहत नहीं बची थी। हमारी शादी को आज 8 महीने हो गए थे और मैं अनमोल की मोहब्बत पाकर बेहद खुश थी। अभी भी मैं उनके ही आगोश में सुकून की नींद सो रही थी और दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।